Good morning, dear students. Today we are here with our social science topic, that is chapter 5, Movement Towards Independence, part 1. See, we have already seen or go through the chapters or such types of topics, right? हमने बहुत सारे movements देख लिए. Lastly, हमने शायद 1920 का Quit India movement देखा था in the last chapter. इसके अलावा भी हमने बहुत सारे मूवमेंट्स देख लिए हैं, राइट? जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखा था हमने, जलियांवाला बाग मसकर, वी हैव सीन व्हाटएवर हैपेंड इन दैट. सो ऐसे ही कुछ मूवमेंट्स और आगे चले. बट अब जो ये एरा आ गया है, दैट इज द एरा ऑफ 1920 टू 1945, सॉरी 47. सो ये जो 1920 टू 1947 का जो एरा है, दैट इज बी कॉल्ड द गांधीयन एरा. ठीक है, गांधी एज कहा जाता है इसको, कि यहाँ पे गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट्स लेड किए थे फॉर और टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस. ओके, सो बहुत सारे मूवमेंट्स, जैसे आगे भी हमने कई मूवमेंट्स देखे, वैसे बहुत सारे मूवमेंट्स हुए भी, किसी में सक्सेस भी मिला, नहीं भी मिला, बट आफ्टर ऑल वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 1947. राइट, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ. इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का. The period from 1920 to 1947 is considered as Gandhian age and the Gandhian movements of struggle for independence. As I told you कि यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो सारे movements होंगे related to 1920 to 1947. ठीक है, दिस सेकेंड स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, ये सेकेंड स्टेज आ गया है. ओके, 1920 से पहले हमने जो देखा, जहां से हमारी स्ट्रगल शुरू हुई थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, राइट, वहां से अब हम यहाँ पे आ गए हैं. सो फर्स्ट स्टेज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. Now, the second stage of national movement of India is the struggle for having constitutional rights. अब हम ब्रिटिशर्स को हमें इंडिया से निकालना है, दैट वाज फॉर श्योर, वो तो ब्रिटिशर्स को पहले ही समझ में आ गया है. बट अब हमारी जो सेकंड स्टेज की स्ट्रगल है वो ये है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले. मोरेओवर, इट इज द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया टू, और फ्रीडम चाहिए ही हमें अब. This struggle passed through a stream of events and there was a uniform effect of it. So we shall observe that effects in this chapter. Let's start it. कि ऐसे जो स्ट्रगल की पास्ट हुए, एक फ्लो में ये इवेंट्स चलते ही गए और उसके काफी हद तक यूनिफॉर्म इफेक्ट्स भी आए, यानी बहुत सारे अच्छे और सेम इफेक्ट्स हमें मिले. तो लेट्स सी द इफेक्ट्स इन दिस चैप्टर नाउ. फर्स्ट शुरुआत करता है 1920 का, जो हमने क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म किया. उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन. ठीक है, ये इसके बीच में भी बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स हुए, बट बिगेस्ट वन इज साइमन कमीशन. ठीक है, एज यू कैन रीड इन द पिक्चर दैट इज गिवन, साइमन गो बैक. साइमन कमीशन 1927 में पास हुआ था, राइट, बाय द नेम सर जॉन साइमन के नाम से. ये मतलब वो पर्सन थे जो इस कमीशन के मेंबर थे, जो स्पेशली इंडिया को विजिट कर रहे थे फॉर दिस कमीशन, और हमने उसे ब्लैक फ्लैग से उसका वेलकम किया था, दैट वी डोंट वांट हिम. ओके, लेट्स रीड आउट. Montfort Montague Chelmsford 1919 Amendment declared that a commission should be sent to India after 10 years to examine the effects and operations of the constitutional reforms and to suggest more reforms for India, but 2 years later, government appointed Simon Commission. Montfort Amendment इसको कहते हैं, और ये मॉन्टफोर्ड अमेंडमेंट यानी मॉन्टेग्यू शेल्मफोर्ड 1919 में आया था. ये मॉन्टफोर्ड अमेंडमेंट का मतलब होता है, अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस. एवरी 10 years में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बदलाव लाती है, कि अब तक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी हमने रूल्स रेगुलेशंस या हमारे जो भी प्रिंसिपल्स थे, राइट, वो प्रॉपरली जा रहे हैं, लॉज जो हमने बनाए हैं वो प्रॉपरली गए हैं, उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट्स आए हैं, और वट एवर द सजेशंस रिक्वायर्ड टू चेंज इट, या इसमें और कुछ रिफॉर्म्स डालने की जरूरत है, तो एवरी 10 year में एक ऐसा एक टीम भेजी जाती है यहाँ पे इंडिया में, राइट,
जिससे ये लोग एग्जामाइन करते हैं कि अभी तक हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स रहे उसके इफेक्ट्स क्या है, उसके ऑपरेशंस क्या है, अगर उसमें कोई चेंज लाना है तो कैसे लाना है, वगैरह वगैरह। बट हुआ क्या, व्हाट हैपेंड कि ओनली इन 2 years, उसे 10 years में करना होता है, बट इंस्टेड अभी सिर्फ 2 ही साल हुए थे कि गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन अपॉइंट कर लिया। The commission consisted of Sir John Simon and 7 other members. ये कमीशन में कौन कौन लोग थे, एक मेन पर्सन था दैट वाज सर जॉन साइमन, और उसके अलावा 7 लोग। यहाँ पे गुस्सा ये था कि इंडिया के बारे में कोई डिसीजन लिया जा रहा है, इंडिया के लिए डिसीजन लिया जा रहा है, बट इसमें कोई इंडियंस ही नहीं था जो सजेशंस दे सके, उन्हें कहाँ प्रॉब्लम है, क्या करना है, देयर वर नो सच पर्सन, राइट। तो इस सजेशंस का, ये इस कमीशन का कोई मतलब ही नहीं है, देयर इज नो सच यूज, ओके। ऑल ऑफ देम वर द मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। जैसे मैंने कहा कि वो 7 मेंबर्स प्लस साइमन, सारे के सारे 8 मेंबर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे, उसमें कोई भी एक इंडियन सिटीजन या एक इंडियन मेंबर नहीं था। Indians recommended inclusion of Indian member in the commission so as to understand the problems and pains of Indian society, but Britishers rejected this recommendation. इंडिया ने एक डिमांड रखी कि हमें भी इस कमीशन का मेंबर बनाओ, सो दैट कि हम इंडियन से जुड़े हुए हैं, राइट। किसी इंडियन को ही एक मेंबर बनाओगे तो वो आपको अच्छे से इंडियंस की प्रॉब्लम, उनका पेन, इंडियन सोसाइटी क्या क्या फेस कर रहा है वो समझा सकता है। बट ब्रिटिशर्स ने इस रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। तो फिर ये रिकमेंडेशंस हमारे लिए है ही नहीं, साइमन कमीशन हमारे लिए है ही नहीं, वो अपने मन मर्जी से जो करना होगा वो लोग करेंगे, राइट। सो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हमें ये कमीशन चाहिए ही नहीं, ठीक है। सो द इंडियंस डिसाइडेड टू अपोज इट, इसलिए इंडियंस ने डिसाइड किया कि हम इसके अगेंस्ट जाएंगे। साइमन कमीशन वाज ग्रीटेड, और साइमन कमीशन को वेलकम किया गया बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स के साथ। साइमन कमीशन के वक्त स्ट्राइक्स रखी गई, असेंबली प्रोसेशंस किए, लाउड स्लोगन्स रखे साइमन के, दैट इज गो बैक, और ब्लैक फ्लैग्स अनफोल्ड किए एंड अप्रैल। So these are the negative expressions showing that we don't want you as well as your commission, right? So ये एक तरीका था जिससे हमने साइमन कमीशन को अपोज किया, ओके। फिर ऑब्वियसली हमारे रिएक्शन के बाद गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन होगा ही, लेट्स सी। The British government suppressed the movement mercilessly. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे भी इस मूवमेंट को सप्रेस करने का डिसाइड किया। सप्रेस्ड यानी रोकने का, मर्सिलेसली यानी अगर लोगों को मारना पड़े, पीटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर ये मूवमेंट रुकना चाहिए। अब साइमन कमीशन के वक्त क्या हुआ, Lala Lajpat Rai, Govind Vallabh Pant and Jawaharlal Nehru became victims of oppressive policy of government. लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू इसके शिकार बन गए। कैसे शिकार बने, पुलिस ने बुरी तरीके से लाठी चार्ज किया, बहरे में से लोगों को मारा, जिसमें लाला लाजपत राय काफी हद तक इंजर्ड हुए, बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए। लेट्स रीड आउट। सो ये तीनों काफी हद तक उसके विक्टिम बन गए गवर्नमेंट की ऑपरेसिव पॉलिसी के। The assistant police superintendent ordered लाठी चार्ज on लालाजी's procession. अब लाला जी का जहाँ प्रोसेशन था, लाला लाजपत राय का, वहाँ के पुलिस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने क्या किया कि लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया, यानी लोगों को मारो, ठीक है। अब इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड सीरियसली वाइल टेकिंग द लीड ऑफ द प्रोसेशन इन लाहौर। लाहौर में ये लीड थे, लीड यानी लीडरशिप क्वालिटी, मतलब एक लीडर थे उस प्रोसेशन के, उस प्रोसेशन यानी ऐसे नारा जो ले जाते हैं, राइट। उसमें लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरीके से, उनके सर पर लाठी मारी गई थी और वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। कुछ मंथ्स के बाद भी वो रिकवर नहीं हो पाए एंड ही पास्ड अवे। The news of Lalaji's death instigated Veer Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, therefore they killed Saunders. और ये जो न्यूज बाहर आई कि लाला जी की डेथ हो गई,
ये न्यूज ने युद्ध में और भी ज्यादा गुस्सा पैदा किया, बहुत गुस्सा हुए लोग। खास करके वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने डिसाइड किया कि वो सॉन्डर्स को मार डालेंगे, राइट। और उसी चलते इसे मारा गया। सॉन्डर्स वाज एन ऑफिसर, ओके। सो दैट वाज साइमन कमीशन। अब नेक्स्ट कमिटी आई थी नेहरू कमिटी। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मोतीलाल नेहरू हियर। नेहरू कमेटी आई थी। क्यों आई थी? ये कमेटी आई थी साइमन कमीशन को अपोज करने के लिए। कैसे? लेट्स रीड आउट। विद द अपोजिशन ऑफ साइमन कमीशन, हिंदी वजीर बुरकिन हेड presented a draft of the constitution as in Simon Commission, in which it stated that the Indian leaders of all parties formulate appropriate constitution which the British government will further think upon. साइमन कमीशन को अपोज करने के लिए एक हिंदी वजीर बुरकेन हेड, राइट, एक ऐसा ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट का नाम है, ठीक है, ये ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया था, एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया था ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसका डॉक्यूमेंट था? कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट था, नाम था हिंदी वजीर बुरकेन हेड, राइट। अब ये साइमन कमीशन के जब आया तब इन लोगों ने ये तो इस तरीके से अपोज किया, फिर ये प्रेजेंट किया गया। इसमें ये लिखा था कि इंडियन लीडर्स और उनकी पार्टीज, जितनी भी पार्टीज है, उन्होंने अपना एक अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट किया है, राइट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बारे में आगे सोचना चाहिए। By understanding the challenges of this report, National General Assembly constituted नेहरू कमेटी रिपोर्ट। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए या इस रिपोर्ट के जो भी चैलेंजेस है उसको समझने के लिए एक नेशनल जनरल असेंबली बनाई गई, ठीक है, कंस्टिट्यूट की गई और उसे नाम दिया गया नेहरू कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। नेशनल जनरल असेंबली जो बनी उसे नाम दिया गया नेहरू कमेटी रिपोर्ट। यानी ये जो रिपोर्ट या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था हिंदी वजीर बुरकेन हेड, राइट, उसे पढ़ने के लिए, इस रिपोर्ट को समझने के लिए, इसके चैलेंजेस को समझने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको कहा गया नेहरू कमेटी। As you can see in the picture, he is same Motilal Nehru, okay, do not get confused. Under presidency of Motilal Nehru, this report which was given is known as Nehru Report, which states the dominion status, the independent judiciary, fundamental rights and adult suffrage. अब ये जो नेहरू कमिटी थी, ये मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप के अंडर या प्रेसिडेंटशिप के अंडर में ये तय की गई थी। ये रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट जिसे हम कह रहे हैं, वो क्या बताती है? उस रिपोर्ट में क्या लिखा था? ये लिखा था कि इंडियन डोमिनियन स्टेटस क्या होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी क्या होगी, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे और अडल्ट सफरेज क्या होंगे। ये वर्ड से वी ऑल आर अवेयर, ठीक है। सो मुझे ये वर्ड समझाने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी आई थिंक 9th चैप्टर में वी हैव स्टडीड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, अडल्ट सफरेज, डोमिनियन स्टेटस, ओके। Eventually, the British government rejected the recommendations made in this report. So हमने जो भी recommendations इस report में दिए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ही काम था, हर एक चीज को हमारे रिजेक्ट करना, as on they were going on, right? तो इसे भी, इस रिपोर्ट को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद आता है 1929 का, दैट इज डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये जवाहरलाल नेहरू के थ्रू ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास ऑन हुआ था। मैं एक और बात बता दूं कि हम जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट, वी आर सेलिब्रेटिंग द रिपब्लिक डे, ओके। हम जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं दैट इज ऑन 26 जनवरी, राइट, 26 जनवरी को जो हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, वी शुड थिंक अबाउट इट कि क्यों गवर्नमेंट ने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 26th डेट ही क्यों चूज की, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, कि 26 जैन ही क्यों चूज किया और कोई डे क्यों नहीं। ठीक है कि चलो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे तो ओके कि हमें उस वक्त आजादी मिली, बट व्हाई रिपब्लिक डे ऑन 26 जैन?
द रीजन बिहाइंड इज कि जवाहरलाल नेहरू ने, राइट, पंडित नेहरू ने 1930 को पहली बार ये ऐलान किया था कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं। उन्होंने ये ओथ ली थी और इस दिन को सेलिब्रेट किया था। इस दिन को पहली बार हमारा फ्लैग अनफोल्ड किया गया था बाय पंडित नेहरू। तो इस दिन को मान देते हुए हमने या कॉन्स्टिट्यूशन ने 26 जैन को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है। ठीक है, सो सिर्फ ये रीजन नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ था, बट इसके साथ 26 डे अगर कोई पूछता है कि 26 जैन ही क्यों, तो रीजन बिहाइंड दिस वाज ये। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम National Assembly members Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose were active national leaders. अब इस वक्त तक 1929 के वक्त तक ये जो हमारे नेशनल लीडर्स असेंबली के जो मेंबर्स थे, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस ले लो, ये उस वक्त के एक्टिव नेशनल लीडर्स बन चुके थे। They were the propagators of complete independence. ये ऐसे लोग थे जो complete independence के प्रोपोगेट कर रहे थे, उसे आगे बढ़ा रहे थे। यूथ ऑफ इंडिया वर नॉट हैप्पी विद द डोमिनियन स्टेटस। जैसे हमने आगे नेहरू कमेटी में देखा कि डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, यूथ ऑफ इंडिया उससे हैप्पी नहीं था। हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, यानी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में हम अपनी गवर्नमेंट, अपना राज चलाए, वो हमें नहीं चाहिए। हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस को भी अगर ब्रिटिशर्स रिजेक्ट कर रहे हैं तो हमें अब डोमिनियन स्टेटस ही नहीं चाहिए। वी रिक्वायर्ड और वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिससे यूथ डोमिनियन स्टेटस से नाराज थे। On the bank of River Ravi in Lahore, under the leadership of Jawaharlal Nehru, National General Assembly passed a resolution of complete independence. After that, on 26th January 1930, the members took the oath of complete independence and celebrated. सो रिवर बैंक ऑफ रावी के पास जो लाहौर में है, वहां पे हमारे जो लीडर थे इस रिजोल्यूशन के, दैट वाज जवाहरलाल नेहरू ने एक नेशनल जनरल असेंबली बनाई, राइट, उसमें एक रिजोल्यूशन पास किया, एक कसम खाई कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को, राइट, ये मेंबर्स ने कसम ली, एक ओथ ली कि हमें अब कुछ भी हो जाए, हमें अपना एक आजाद भारत चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और इस डे को सेलिब्रेट भी किया। कैसे? After that, on 26th Jan 1930, the members took the oath of complete independence and celebrated Independence Day. ठीक है, एज हमने पढ़ा अभी कि 26 जैन को उन्होंने कसम खाई और इस डे को सेलिब्रेटेड किया गया एज एन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, उस वक्त Since then, January 26 became memorable for all of us. Independent India has made the Republic Day memorable by implementing the Constitution of India on this day. तो उसी वजह से कहीं ना कहीं हम ऐसा कहा जा सकता है कि पहली बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया इंडिया के अंदर जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले 26 जैन को। इस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया ने, आजाद भारत ने, इस डे को रिपब्लिक डे में कन्वर्ट कर दिया। इसे रिपब्लिक डे में मेमोरेबल बनाने की कोशिश की, राइट, जिससे क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जिस दिन पर इम्प्लीमेंट हुआ था वही डे हमने चूज किया। ओके, सो टू गिव द रिस्पेक्ट टू दिस डे, दैट इज 26 जैन 1930 को रिस्पेक्ट देते हुए हमने उस दिन को रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट मोमेंट वाज दांडी यात्रा फ्रॉम मार्च 12 टू अप्रैल 6 1930 एज अ पार्ट ऑफ सिविल डिसओबीडिएंट। ओके, अब ये जो मूवमेंट शुरू हुई थी, ये दांडी यात्रा शुरू हुई थी हमारे साबरमती आश्रम, दैट इज अहमदाबाद से ये यात्रा शुरू की गई थी। ये 12 मार्च को स्टार्ट की गई थी एंड इट वाज कंप्लीटेड ऑन अप्रैल 6 1930 को। ये यात्रा पैदल शुरू की गई थी। ठीक है, इट वाज ये कोई ऐसा नहीं था कि ये यात्रा थी बकायदा, जैसे गांधी जी ने लीड किया था, और ये
सिविल डिसओबीडियंट का पार्ट है, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंट यानी हम गवर्नमेंट की किसी भी चीज को ओबीडियंटली मानेंगे नहीं, ओके। उसका एक मूवमेंट था सिविल डिसओबीडियंस का, एक पार्ट है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा इसलिए हुई थी कि गवर्नमेंट ने सॉल्ट जो होता है, नमक जो होता है, उस पर टैक्स लगाया था। अब गांधी जी का ये कहना था कि जो पानी हम पीते हैं, अगर वो पानी में टैक्स नहीं है, राइट, जो नेचर हमें देता है उस पे कोई लॉ नहीं है, उस पे कोई टैक्स नहीं है, तो फिर उसी पानी में से बनने वाले नमक पे हम क्यों टैक्स दें, हम क्यों कोई लॉ को फॉलो करें, ठीक है। और इसके चलते गांधी जी ने एक यात्रा शुरू की थी विच वॉज नेम्ड एज दांडी यात्रा, जो एक दांडी विलेज में जाके खत्म हुई थी। लेट्स रीड अबाउट इट। Movement. Gandhiji decided to go to Dandi village by its sea coast to break the salt law. ये मूवमेंट में गांधी जी ने डिसाइडेड किया कि हम डांडी विलेज जाएंगे। डांडी विलेज एक्चुअली वहां पे एक सी कोस्ट है, ठीक है। तो वहां जाके हम इस सल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे, वहां जाके हम इस नमक के लॉ को तोड़ेंगे। On the 11th March evening, in the assembly of thousands of people, the message of Satyagraha was sent. 11 मार्च की शाम को गांधी जी ने असेंबली में, जहां पे thousands of people were there, उस thousands of लोगों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि कल हम अपनी एक दांडी यात्रा शुरू करेंगे, हम अपना एक सत्याग्रह शुरू करने वाले हैं। Even if people got arrested, with firm determination of non-violence, struggle against government continued. No doubt, ये यात्रा शुरू करने के बाद बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, बट हमारा डिटर्मिनेशन टूटा नहीं कि हम नॉन वायलेंट ही रहेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है। और ये स्ट्रगल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंटिन्यू रहा। On 12th March 1930, under his leadership, Gandhiji commenced Dandi Yatra with his supporters from Harijan Ashram. Now Gandhi Ashram. आज ये आश्रम को गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है, विच इज इन अहमदाबाद, ठीक है। 12 मार्च को गांधी जी के लीडरशिप के अंडर ये दांडी यात्रा शुरू हुई, और दांडी यात्रा के उनके सपोर्टर्स कौन थे? हरिजन के आश्रम से ये शुरू हुई थी। तो जहाँ के जितने भी लोग थे वो उनके सपोर्टर्स थे, और ये वो लोग एक हाइम गाते हुए जा रहे थे। हाइम मीन्स भजन, ठीक है। एक भजन गाते हुए उनकी यात्रा उन्होंने शुरू की, और वो भजन था, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पर आई जाने रे। ये आपने भजन सुना होगा, गांधी जी का बहुत फेमस है, या उन्हें ये बहुत ही पसंद था भजन, राइट। ये भजन गाते गाते उन्होंने अपनी दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी सेड इन दांडी यात्रा, गांधी जी ने दांडी यात्रा में क्या कहा? ब्रेव नेवर रन अवे फ्रॉम स्ट्रगल, द वन हु रन्स बाय सीइंग द स्ट्रगल इज नॉट ब्रेव। उन्होंने लोगों से कहा इस यात्रा के वक्त। मैं और एक बात बताता हूँ कि ये यात्रा जहां जहां से गुजरी थी, राइट, जिस जिस सिटी से, जिस जिस विलेज से, जिस जिस एरिया से गुजरी थी, उस एरिया को, उस सिटी को, उस विलेज को दिवाली की तरह सजाया गया था, वहां सेलिब्रेशंस किया गया था, क्योंकि गांधी जी वहां से गुजरने वाले थे। और हर एक जगह में गांधी जी ने जहां पे भी स्टे लिया, आराम किया, वहां पे लोगों को समझाया, लोगों के साथ बातचीत की, लोगों को एनकरेज किया। और यू वॉन्ट बिलीव कि जितनी लोगों से ये दांडी यात्रा शुरू हुई थी फ्रॉम गांधी आश्रम और हरिजन आश्रम, उससे कहीं डबल या ट्रिपल या उससे कहीं ज्यादा लोग उसमें आधे रास्ते से जुड़ते गए। जिस जिस विलेजेस से गए वहां पे लोग ऐसे जुड़ते गए, और ये यात्रा काफी बड़ी होती गई। और एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे इंटरनेशनल रिपोर्टर्स भी आए थे इस इवेंट को कैप्चर करने के लिए, बाहर के रिपोर्टर्स भी आए थे इस इवेंट को कैप्चर करने के लिए। दिस वाज द ग्रेट इवेंट ऑफ द हिस्ट्री, वी कैन से, ओके। गांधी जी हर एक मतलब इस दांडी यात्रा के वक्त सबको एनकरेज करते जाते थे, और उन्होंने एक बार कहा कि ब्रेव नेवर रन अवे फ्रॉम स्ट्रगल। कोई भी अगर इंसान ब्रेव है, राइट, अगर वो बहुत ब्रेव है तो वो किसी भी स्ट्रगल से कभी डर के नहीं भागेगा,
ठीक है, आप बलवान हो तो आप कोई भी स्ट्रगल आपके सामने आए आप उससे डर के नहीं भागोगे, और अगर आपने डर के भाग गए, आपने स्ट्रगल को देखकर भाग गए, तो फिर आप ब्रेव नहीं हो। ठीक है। Under the leadership of Gandhiji, Sarojini Naidu, Mahadev Bhai Desai, etc., started Dandi March. So उनके साथ गांधी जी के अलावा उनके साथ थे सरोजनी नायडू, महादेव भाई देसाई और ऐसे कई लीडर्स, ठीक है, जिनके साथ उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया। Up, you can see the picture, that is the picture of the route of Dandi March. जैसे मैंने कहा कि मार्च 12 को ये शुरू हुआ था, खत्म हुआ अप्रैल 6। यू जस्ट काउंट इट आउट कि कितने डेज लग गए। और ये मार्च कितने किलोमीटर्स थी? 370 किलोमीटर्स। ओके, 370 किलोमीटर्स लंबी यात्रा थी ये, जो पैदल इन्होंने निकाली थी। ऐसा तो था नहीं व्हीकल्स पर गए थे तो 4-5 घंटे 6 घंटे में पहुंच जाए, राइट। इट वॉज अ वॉक अवे यात्रा। सो यू कैन सी द रूट ऑफ इट कि कहाँ से ये शुरू हुई थी और कहाँ जाके खत्म हुई। फाइन, रूट ऑफ डांडी मार्च आप देख सकते हो। पहले तो अहमदाबाद साबरमती से ये शुरुआत हुई थी। यू कैन सी द पिंक लाइन जो पास ऑन हो रही है, राइट। अहमदाबाद से शुरू हुई, फिर पहुंचे नडियाद, नडियाद से आनंद, आनंद से बोरसद, बोरसद से रास, फिर पहुंचे अम्बरसर, देन भरूच, देन मंगरोल, देन सूरत, नवसारी एंड देन कम्स डांडी, राइट। और मैं बता दूं कि अहमदाबाद से सूरत भी जाने में इवन व्हीकल में भी 6 to 7 आवर्स हो जाते हैं, राइट। सो यू जस्ट इमेजिन कैसे पैदल पूरी यात्रा उन्होंने निकाली थी, which was 370 kilometers long. Okay, so this march was 370 kilometers, which include असलाली। कहाँ से कौन से एरिया से गए थे वो भी दिया है। अहमदाबाद में असलाली है, असलाली, बारेजा के, ये सारे अहमदाबाद के एरियाज हैं। तब ये एक्चुअली अहमदाबाद में इंक्लूड नहीं थे, अब वो अहमदाबाद में आ गए हैं। असलाली, बारेजा, नडियाद। नडियाद से फिर आई थिंक अहमदाबाद से नडियाद कुछ 1 hour डिस्टेंस है, 1.5 hour, वो भी ट्रेन में जाओ तो ठीक है। फिर नडियाद से आनंद, आनंद से बोरियावी, देन रास, देन जम्बूसर, भरूच, सूरत, नवसारी, एज वेल एज स्मॉल एंड लार्ज रीजन्स, और इसके बहुत सारे छोटे बड़े रीजन्स जो आ गए, ठीक है। यानी अहमदाबाद से अगर आप बाहर निकलते हो तो सीधा बाहर नहीं निकलोगे, यू हैव टू गो थ्रू सम ऑफ द रीजन्स, स्मॉल और लार्ज रीजन्स, राइट। सो ऐसे करते करते 370 किलोमीटर्स खत्म हुए। During Dandi March in these regions, people were explained the reasons of civil disobedient movement and breaking the salt law. दांडी मार्च की यात्रा में जहां जहां जिस रीजन से निकले वहां वहां लोगों को ये एक्सप्लेन करते गए कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट क्या है और ये सल्ट लॉ क्यों हमें तोड़ना है। गांधी जी टोल्ड एट भाट एक जगह का नाम है, मार्च 1930 की ये बात है। यानी मार्च 12 को शुरू हुई थी, आधे तक वी कैन से के पहुंचा था मार्च 29 को 1930 को। गांधी जी ने कहा था, आई शैल डाई टू डेथ ऑफ क्रो एंड डॉग, बट आई विल नॉट रिटर्न टू दिस आश्रम विदाउट अटेनिंग पूर्ण स्वराज। उन्होंने उस दिन ये कहा था कि मैं शायद किसी भी कौवे की या डॉग की मौत मरने के लिए तैयार हूं, जो कोई नहीं चाहता, बट मैं यहाँ वापस आश्रम में तभी आऊंगा जब मुझे पूर्ण स्वराज मिलेगा। जब तक मुझे पूर्ण स्वराज नहीं मिलता मैं इस आश्रम में पैर नहीं रखूंगा। सो दिस वॉज अप टिल टुडे। आज हम इतना ही रखते हैं। दांडी यात्रा के बारे में अभी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी है, बहुत कुछ कहा गया है और बहुत कुछ अभी है, राइट। और दांडी यात्रा में क्या होता है आगे, ये सॉल्ट लॉ टूट पाता है नहीं पाता, विल स्टडी दैट। क्यों सॉल्ट लॉ को तोड़ना जरूरी है ये भी आगे हम रीजंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दैट वुड बी वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अभी तक के मूवमेंट्स होप आपको समझ में आ गए हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये हिस्ट्री हमारी, राइट, एंड इट इज फुल ऑफ स्ट्रगल वी कैन से। सो होप आप उसमें से कुछ सीखे, कुछ समझे एंड अपने इंडिपेंडेंस को
इम्पोर्टेंस, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस समझे। ठीक है, सो अब टिल टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।